नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को लेकर के। इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सभी तमाम खबरों को आप तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ इसमें स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि अभी जो प्रश्नों की प्रकृति है, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो या एक दिवसीय एग्ज़ाम हो, किसी भी आप एग्ज़ाम को देखें तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर स्टैटिक पार्ट को जोड़ करके करंट के मुद्दे को पूछा जाता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सारी चीज़ों को देखते हुए चलें, मोटी मोटा चीज़ें देखते चलें, तो जिससे हमारा रिवीजन भी होता रहे और साथ ही साथ हम करंट के साथ भी जुड़े रहें, और जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो इसी उद्देश्यों के साथ हम लोग इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को लेकर के आते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो 5 नदियां हैं। असल में ये जो पंच नद बोली जाती हैं, सिंधु की सहायक नदियां, उससे संबंधित हैं। और अभी ये क्यों चर्चा में है, तो वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भारी वर्षा के कारण क्या हुआ है कि वहाँ पर जल स्तर बढ़ गया है और इस वजह से यह चर्चा में है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो झेलम है, सतलज है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है। कहाँ से कहाँ तक लगाना है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलज। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सी ऑप्शन, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। उसके बाद झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये रहा जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो जो इंडस रिवर है ये चाइना से निकल रहा है, ठीक है, और ये बहते हुए इस तरीके से लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए ये पाकिस्तान में जाता है। उसके बाद आता है झेलम, उसके बाद आता है चिनाब, उसके बाद रावी, और रावी के बाद ब्यास, और ये सतलज जो है यहाँ निकलती है। तो सतलज भी चाइना से ही निकल रही है, ठीक है। तो ये 5 नदियाँ हैं और ये किसकी सारी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु रिवर की। चलिए हम लोग और व्याख्या को देख लेते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ गया है। हाल ही में 17 अगस्त को उझ नदी और रंजीत सागर डैम से 1,50,000 क्यूसेक पानी रावी नदी में छोड़ा गया। इस कारण यह इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक जल प्रवाह था, इसीलिए यह चर्चा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्न में से कौन सा खेलो भारत नीति 2025 का उद्देश्य नहीं है? तो खेलो भारत नीति 2025, इसके संदर्भ में हम लोग पिछले कुछ सेशन पहले जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी इसका उद्देश्य के बारे में देखते हैं। तो खेल विज्ञान को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी कह रहा है खेलों को सांस्कृतिक आंदोलन बनाना, ऑप्शन सी कह रहा है प्रतिभा की पहचान करना, ऑप्शन डी कह रहा है केवल शहरों में अवसंरचना का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। खेल विज्ञान को बढ़ावा देना तो इसका प्रमुख उद्देश्य है ही है। खेलों को सांस्कृतिक आंदोलन बनाना ये भी इसका उद्देश्य है, और प्रतिभा की पहचान करना ये भी इसका उद्देश्य है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो खेलो भारत नीति 2025 के बारे में बात करें तो इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2025 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के खेल क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना,
मतलब आमूलचूल परिवर्तन की जब भी बात करें तो इसका मतलब है एक व्यापक स्तर पर परिवर्तन लाना है। यह नीति 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। तो इसमें 5 प्रमुख स्तंभ है। पहला है वैश्विक उत्कृष्टता, हम यहाँ नंबरिंग कर दे रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो खेल अवसंरचना को बेहतर बनाना, वैश्विक स्तर पर पहुँचाना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो बिल्डिंग हो गया, ग्राउंड्स हो गए या जो भी कोर्ट्स हो गए, वो जो है वैश्विक स्तर पर निर्माण करना। साथ ही साथ प्रतिभा की पहचान करना, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन सुधारना। तो ये वैश्विक उत्कृष्टता के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है आर्थिक विकास हेतु खेल, यानी खेल को सिर्फ जो है मानसिक स्वास्थ्य से ही और शारीरिक स्वास्थ्य से ही न जोड़ा जाए, बल्कि इसके लिए क्या है, आर्थिक विकास भी सुनिश्चित किया जाए, यानी खेल को आर्थिक विकास से भी जोड़ना है। तो आर्थिक विकास से कैसे जोड़ते हैं, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है किसी भी क्षेत्र में या खेल का मैदान बनता है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सड़कें बनी तो आवागमन सुविधा होगी। साथ ही साथ जब कोई भी ग्राउंड बना, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित हुआ तो वहाँ पर होटल्स वगैरह बनेंगे, दुकानें बनेंगी, तो वो भी आर्थिक गतिविधि होगी वहाँ पर। साथ ही साथ जो पर्यटन होगा वो भी बढ़ेगा। तो अभी जैसे कि बेंगलुरु में दूसरा भारत का सबसे बड़ा जो है स्टेडियम बनने वाला है। तो कल के क्लास में हमने चर्चा की थी, जिसकी कैपेसिटी 80,000 बैठने की होगी, ठीक है। तो ये भी जो है खेल से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तो इसके अंतर्गत खेल, पर्यटन, विनिर्माण और खेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। तीसरा स्तंभ है सामाजिक विकास हेतु खेल, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और समावेशिता को बढ़ाना, सामाजिक एकता में खेलों की भागीदारी को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो है सामाजिक विकास हेतु खेल है। तीसरे स्तंभ की बात कर लिए। चौथे स्तंभ के रूप में खेल एक जन आंदोलन के रूप में लाया जाए, खेलों को सांस्कृतिक आधार बनाना। जैसे कोई भी खेल होता है, किसी भी क्षेत्र में होता है, तो वहाँ पर विभिन्न स्टेट के लोग, विभिन्न राज्य के लोग या विभिन्न संस्कृति के लोग या विभिन्न देशों के लोग जब आते हैं वहाँ पर, तो क्या होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। वहाँ से हम लोग कुछ सीखते हैं और हमसे वो लोग कुछ सीखते हैं। तो इससे खेलों को सांस्कृतिक आधार दिया जाएगा। समुदायों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना। साथ ही साथ पांचवा स्तंभ है शिक्षा के साथ एकीकरण, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप छात्रों और युवाओं में समग्र विकास व जीवन कौशल को बढ़ावा देना। तो ये प्रमुख 5 स्तंभ थे। इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो जमीनी स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सभी के लिए खेल कार्यक्रम स्थापित करना, खेल प्रतियोगिताएं और लीग आयोजित कर प्रतिस्पर्धी ढांचा विकसित करना, शारीरिक साक्षरता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम लागू करना और प्रतिभा पहचान और विकास की सशक्त प्रणाली तैयार करना। साथ ही साथ खेल और संरचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, यानी सभी तक पहुंचे। एथलीट केंद्रित सहायता प्रणाली उपलब्ध कराना, खेल विज्ञान, चिकित्सा और नवाचार को बढ़ावा देना, खेल शासन और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना और वित्तीय तंत्र में सुधार कर खेलों का ये जो है 1 मिनट, तो खेलों का सतत विकास सुनिश्चित करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ें। तो हाल ही में डैम सेलफ्लाई की नई प्रजाति कोंकण शैडो डैम्स सेल किस राज्य में खोजी गई है? तो ये नई प्रजाति है कोंकण
शैडो डैमसेल। तो कोंकण शैडो डैमसेल नाम से आप पहचान गए होंगे कि यह कहाँ पर खोजी गई है। तो जाहिर सी बात है ये मालाबार तट की ही बात हो रही है, लेकिन किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कह रहा है केरल, ऑप्शन सी कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन डी कह रहा है कर्नाटक। तो यह जो है अभी केरल में खोजी गई हैं। और अभी जो है वहाँ पर सर्वेक्षण हुआ है और उस सर्वेक्षण में लगभग 9 प्रजातियाँ खोजी गई हैं और इस पर जब रिपोर्ट आएगी तो हम विस्तार से इस पर चर्चा भी कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग इसी की बात करते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो 2 नई डैम सेल फ्लाई प्रजातियां खोजी गई हैं। कोंकण शैडो डैम सेल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, क्रिम्सन शैडो डैम सेल यानी इसका नाम प्रोटोस्टिका सैंगुइनिथोरेक्स केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में खोजी गई हैं। दोनों प्रजातियां पहले रेड स्पॉट्स शैडो डैमसेल समझी जाती थीं और 100 वर्ष पूर्व ब्रिटिश वैज्ञानिक FC फ्रेजर द्वारा नीलगिरी पहाड़ियों में वर्णित किया गया था इसका। और यह जो है उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर विश्लेषण द्वारा इनकी वास्तविक पहचान की गई है। तो ये देख रहे होंगे ये एक ड्रैगन फ्लाई टाइप का है, ठीक है, और ये क्रिम्सन शैडो डैमसेल है, ठीक है। तो ये जो है दोनों ढूंढी गई हैं। इनके रंगों में अंतर है। क्रिम्सन शैडो डैमसेल लाल रंग की होती हैं, वहीं कोंकण शैडो डैमसेल काफ़ी ब्राउन रंग की होती हैं। वहीं रेड स्पॉट शैडो डैमसेल जेट ब्लैक काले रंग की होती हैं। यह जो अध्ययन है अंतर्राष्ट्रीय जर्नल जूटैक्सा में प्रकाशित हुआ था और यह जो है अभी चर्चा में है, क्योंकि ये जो समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र है जो हमारा मालाबार का तट है वो उसको संदर्भित करता है, ठीक है, इसीलिए यह चर्चा में है। पारिस्थितिक संरक्षण और स्थिति और इसकी विशेषताओं की बात करें तो दोनों प्रजातियां शैडो डैमसेल समूह की हैं, केवल घने और छायादार जंगलों में पाई जाती हैं। प्रजातियां केवल विशिष्ट क्षेत्रों यानी माइक्रो हैबिटेट तक ही सीमित हैं, जिससे इन्हें इंडेमिक यानी स्थानिक रूप से सीमित माना जाता है। एंडेमिक का क्या मतलब होता है? यानी कोई भी प्रजाति हो जब स्थानिक होती है तो वो वहीं पर जो है अपना आवास साझा करती है और जब वहाँ से स्थानांतरित हो जाती है या कहीं किसी कारणवश उसका ह्रास होता है जैव विविधता में, तो वो जो है उसके जीवन को खतरा होता है, ठीक है। तो यह जो है स्थानिक प्रजाति है। दोनों ही प्रजातियां प्रोटेक्टेड क्षेत्रों से बाहर पाई गईं, जिससे इन पर मानव गतिविधियों और वृक्ष कटाई का खतरा बढ़ गया है। शैडो डैमसेल को पर्यावरणीय सूचक यानी बायो इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि ये केवल स्वच्छ जलधाराओं और अच्छी छायादार जगहों में जीवित रह पाती हैं। तो बहुत सारे प्रकृति में ऐसे जो है जीव होते हैं या जंतु होते हैं जो बायो इंडिकेटर होते हैं, जैसे लाइकेन क्या है? प्रदूषक का सूचक है, ठीक है। उसी तरह यह भी जो है पर्यावरणीय सूचक माने जाते हैं, क्योंकि यह स्वच्छ जलधाराओं और अच्छी छायादार जगहों में जीवित रह पाते हैं। भारत में वर्तमान में 500 से अधिक ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई प्रजातियां दर्ज हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो माउंट एल्ब्रूस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट एल्ब्रूस की बात हो रही है और अभी ये क्यों चर्चा में है? तो अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वतारोही हैं, ठीक है, काबक यानो उनका नाम है और उन्होंने माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई जो है अभी कर ली है। तो यही चर्चा का मुख्य कारण है। तो काबक यानो हमें जानना है, उनके बारे में जानना है और माउंट एल्ब्रूस के बारे में जानना है। तो इसलिए
यह चर्चा में है। तो यह कहाँ पर अवस्थित है? एशिया में अवस्थित है। ऑप्शन बी यूरोप में अवस्थित है। ऑप्शन सी अफ्रीका में अवस्थित है। ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में है। तो यह जो है यूरोप में अवस्थित है। चलिए हम लोग इसके लोकेशन को देख लेते हैं। तो जो माउंट एल्ब्रूस है वो इस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और मैप में अभी हो सकता है धुंधला दिख रहा हो, तो आप जो है इसे सर्च मारिएगा, ठीक है, किसी भी वेब ब्राउज़र पर, और वहाँ पर इसकी अवस्थिति को देखिएगा। चलिए बहरहाल हम लोग बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। तो अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं काबक यानो ने माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई सफलतापूर्वक की है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट है, लगभग 5,642 मीटर। यह चोटी दक्षिण पश्चिमी रूस के काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह एक सुप्त ज्वालामुखी है, यानी डोरमेंट स्ट्रेटोवोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है? तो ऐसी ज्वालामुखी जो पिछले कुछ समय से उसमें उद्गार नहीं हुआ हो, ठीक है, और वो सुप्त अवस्था में पड़ी हो और न ही उसके उद्गार होने की संभावना हो, ठीक है, तो उसे हम सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। काबक यानो ने 16 अगस्त को सुबह 5:20 यानी स्थानीय समय पर शिखर पर पहुंचकर यह मुकाम हासिल किया है। यह सफलता उनके महत्वाकांक्षी मिशन 7 समिट्स चैलेंज का हिस्सा है। मिशन का उद्देश्य हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करना है। तो हर महाद्वीप मुख्य रूप से 7 महाद्वीप माने जाते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट के आधार पर बांटे गए हैं, ठीक है। तो आप 7 महाद्वीप का जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो काबक यानो जो है ये 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने की योजना बनाए हैं और उसमें से इन्होंने माउंट एल्ब्रूस के पर सफलतापूर्वक जो है चढ़ाई कर ली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो ब्रेन ईटिंग अमीबा, ठीक है, एक प्रकार का जो है नाइजीरिया फाउलेरी परिवार से संबंधित है और यह जो है गर्म, शांत और ताज़े पानी जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे झील, नदियाँ, ठीक है, इन स्रोतों में पाया जाता है। और इसके द्वारा जो बीमारी होती है उसका नाम पूछ रहा है, बीमारी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है टाइफाइड, ऑप्शन बी कह रहा है हैजा, ऑप्शन सी कह रहा है प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, ऑप्शन डी कह रहा है पीलिया। तो प्राथमिक एमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस ये इसका नाम है, तो पैम नाम है, ठीक है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो नाइग्लेरिया फ्लोरेरी एक प्रकार का अमीबा है। कहाँ पाया जाता है? तो यह गर्म, शांत और ताज़े पानी जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे झील हो गया, नदियाँ हो गई, गर्म पानी के स्रोत हो गए, इसमें पाया जाता है और यह मिट्टी में भी रह सकता है। यह एक फ्री लिविंग है, यानी स्वतंत्र जीवन जीने वाला जीव है और अपना भोजन भी खुद बना लेता है, ठीक है। संक्रमण किससे होता है? तो नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक पहुंचता है। संक्रमित पानी से नहाने से और उसमें तैरने से, गोता लगाते वक्त या वाटर स्कीमिंग करते समय यह अंदर नाक के रास्ते प्रवेशित होता है। गर्म या पर्याप्त रूप से क्लोरीन युक्त नहीं किया गया हो यदि कोई जल स्रोत, तो नल का पानी या स्विमिंग पूल का पानी भी संक्रमण का कारण बनता है। अमीबा को पीने से संक्रमण नहीं होता है। अमीबा से संक्रमित धूल या नेटी पार्ट जैसी उपकरणों से नाक साफ करने के दौरान भी संक्रमण हो सकता है यदि उसमें डिस्टिल्ड या उबला हुआ पानी न हो। ये नेटी पार्ट क्या है? तो जब आपके नोजल के 2 छिद्र होते हैं ना, इस तरीके से 2 छिद्र होते हैं, तो एक में से पानी डालते हैं और दूसरे में से निकालते हैं, तो ये क्या होता है? नेटी पार्ट। तो
अगर ये भी जो जल डाल करके हम दूसरे नाक से निकाल रहे हैं, डिस्टिल या उबला हुआ पानी नहीं है और संक्रमित है, तो उससे भी यह संक्रमण फैल सकता है। यह बीमारी प्राइमरी एमोविएबिक मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस यानी पैम मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गंभीर संक्रमण फैलाता है। ठीक है, इसके लक्षण और प्रसार और रोकथाम की बात करें तो संक्रमण के लक्षण बहुत तेज और अचानक शुरू होते हैं, जैसे तेज बुखार, तीव्र सिर दर्द, मतली आना और उल्टी, कपकपी जैसे गर्दन में अकड़न और रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, मानसिक भ्रम, कोमा इत्यादि इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। इसमें मृत्यु दर 97% से भी अधिक है, भले ही इलाज किया गया हो। इलाज में कुछ मामलों में मिल्टेफोसिन का सफल उपयोग हुआ है। संक्रमण की अवधि की बात करें तो इसका एक्सपोजर जो होता है वो 2 से 15 दिनों के भीतर लक्षण विकसित होते हैं। एक्सपोजर क्या है? जैसे आज है 22 अगस्त, ठीक है, अब इसके लक्षण दिखते हैं मान लीजिए कि 7 अगस्त को, तो ये 27 अगस्त को, ठीक है, तो ये 22 अगस्त से 27 अगस्त का जो पीरियड है ये क्या बोला जाएगा? एक्सपोजर बोला जाएगा। तो एक्सपोजर के 2 से 15 दिनों के भीतर लक्षण विकसित होते हैं। कुछ लोगों में नाइग्लेरिया फाउलेरी के एंटीबॉडी पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ लोग संक्रमित होकर ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। थट्टेकाडु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह एक पक्षी अभयारण्य है और यहाँ पर कुछ शोध कार्य चल रहे हैं, इसलिए यह चर्चा में है। तो कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी कह रहा केरल, ऑप्शन सी कह रहा कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो यह केरल में अवस्थित है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो थट्टेकाडु पक्षी अभयारण्य 1883 में गठित यह केरल का पहला पक्षी अभयारण्य है और एर्नाकुलम जिले के कोठामंगलम तालुक में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 25.16 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जलवायु की बात करें तो तापमान यहाँ पर 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सबसे गर्म अवधि अप्रैल मई और सबसे ठंडी अवधि दिसंबर जनवरी के मध्य रहता है। स्थलाकृति की बात करें तो ऊंचाई जो है 35 से 488 मीटर तक है और अभयारण्य की प्रमुख चोटियों की बात करें तो थोपी मुड़ी और न्याय पिल्ली मुड़ी, ये सबसे ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पर वर्षा की बात करें तो 1400 से 2300 मिलीमीटर तक होता है। अभयारण्य का एक हिस्सा भूतथान केटू सिंचाई बांध के कारण जलमग्न हो गया है और इसीलिए यह चर्चा में है। तो ये देखिए भूतथान केटू सिंचाई बांध जो है जलमग्न हो गया है और इसीलिए चर्चा में है और यह पेरियार नदी के पास ये पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। वन प्रकार की बात करें, कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो वन जो है ज्वालामुखी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ज्वालामुखी नहीं होगा, वन इस जो पक्षी अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन और नम पर्णपाती वन, नदी तटीय वन जैसे सागौन, शीशम, महोगनी और फलों के बागान शामिल हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है? तो जैसे ही हमारा ग्लोब है, इस पर भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री इक्वेटर गुजरती है और इसके ऊपर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसके नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इन दोनों कटिबंध के बीच में जो क्षेत्र आता है उसे ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। तो भारत की अवस्थिति कुछ इस प्रकार से है। जो मुख्य लैंड है वो कितने डिग्री से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, तो जो हमारा जो मलाबार तट है यानी सह्याद्री क्षेत्र है वो
जो है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन और नम पर्णपाती वन, नदी तटीय वन, सागौन, शीशम, महोगनी और फलों के बागान मिलते हैं। अभयारण्य में स्तनधारियों की 34 प्रजातियां पाई जाती हैं, पक्षियों की 270 प्रजातियां, सरीसृपों की 30 प्रजातियां और उभयचरों की 15 प्रजातियां और मछलियों की 47 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जानवर हैं जैसे कि तेंदुआ, भालू, शाही आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। हाथी भी कभी कभार यहाँ आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो खारे पानी के मगरमच्छ की IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर IUCN रेड लिस्ट की स्थिति की क्या है, यही आपको बताना है। तो किसके बारे में पूछ रहा है? खारे पानी के मगरमच्छ की IUCN स्थिति पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए संकटग्रस्त यानी जिसे इंडेंजर्ड बोलते हैं, ऑप्शन बी अत्यधिक संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन सी दुर्लभ यानी रेयर और ऑप्शन डी कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न। तो अभी जो इसकी स्थिति है वो लीस्ट कंसर्न में बताई जा रही है। और अभी यह क्यों चर्चा में है? तो अभी इसकी गणना की गई है और इसकी गणना जो है अभी बढ़ी हुई पाई गई है, तो इसीलिए चर्चा में है। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है वहीं पर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी में 2025 में वृद्धि दर्ज की गई है, इसीलिए चर्चा में है। 213 डायरेक्ट साइटिंग यानी जो 213 मगरमच्छ हैं वो प्रत्यक्ष रूप से देखे गए हैं, 2025 के अध्ययन में दर्ज किए गए थे। पिछले वर्ष से अधिक हैं। 2025 में अनुमानित कुल आबादी न्यूनतम 220 और अधिकतम 242 मगरमच्छ की होने की है। 2024 में अनुमानित संख्या 204 और अधिकतम 234 थी। तो अभी देख रहे हैं ये बढ़ी हुई संख्या दिख रही है। खारे पानी का मगरमच्छ की बात करें तो यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित मगरमच्छ प्रजाति है, जिसे विश्व स्तर पर एक ज्ञात आदमखोर यानी मैनिएटर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह आदमियों को भी खा सकता है, मनुष्यों को भी खा सकता है। यह मगरमच्छ ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इसके संकट की स्थिति की बात करें तो संकट के कारण की बात करें तो अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि और प्रजातियों के प्रति शत्रुता ये प्रमुख संकट का कारण है। संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट सूची में कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न बताया गया है। वहीं साइट्स की बात करें तो उसे परिशिष्ट 1 में रखा गया है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की आबादी को छोड़कर जो परिशिष्ट 2 में है, तो जो ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया में है और पापुआ न्यू गिनी में है उन्हें परिशिष्ट 2 में रखा गया है। और भारत का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 उसके अनुसूची 1 में रखा गया है, यानी संरक्षण करने की आवश्यकता है। लिस्ट कंसर्न तो है लेकिन संरक्षण करने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो माइनिंग और मिनरल संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पहला है ऑप्शन ए सतत खनन और शून्य कचरा प्रथाओं को बढ़ावा देना, खनिजों का आयात बढ़ाना, ऑप्शन सी खनिजों का निर्यात प्रतिबंधित करना, ऑप्शन डी खनिज व्यापार को निजी कंपनियों तक सीमित करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? सतत खनन और शून्य कचरा प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो सतत खनन क्या है कि इस प्रकार से खनन करें कि जो संसाधन है माइनिंग से जो हमें संसाधन मिलते हैं उसका वर्तमान में उपयोग हो सके और वर्तमान की पूर्ति के साथ साथ यह भविष्य के लिए भी सुरक्षित रह सके, तो इसी को बोलते हैं सतत खनन। शून्य कचरा प्रथाओं को बढ़ावा देना का क्या मतलब है? तो शून्य कचरा प्रथाओं को बढ़ावा देना कि जैसे कोई भी एरिया है, इस क्षेत्र में यदि माइनिंग होती है तो जो प्रदूषक होते हैं, जो पॉल्यूटेंट होते हैं, वो प्रदूषण फैलाते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम शून्य कचरा प्रथाओं को बढ़ावा देंगे तो जो प्रदूषक हैं वो प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। और प्रदूषक और प्रदूषण क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो एक बार सर्च मारिएगा। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो वातावरण में मिल करके वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं, यानी प्रदूषण फैलाने में जिम्मेदार भूमिका निभाते हैं। और प्रदूषण क्या है, तो वातावरण में जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं या धूल कण हैं उनकी एक निश्चित मात्रा होती है। जब वो मात्रा निर्धारित सीमा से जब बढ़ जाती है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, तो वह प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, चलिए बहरहाल हम लोग इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल के विकास के लिए संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है। तो माइनिंग क्या है, खनन करना, और क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, तो जो भी आप देखते होंगे जैसे कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया या टीवी हो गया, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं उनमें जो चिप होता है, प्रोसेसर होता है, या जो भी कंपोनेंट बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो सेमीकंडक्टर से बनते हैं। उन्हीं को मिनरल कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है। राज्यसभा ने माइनिंग और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सतत खनन, शून्य कचरा प्रथाओं को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। 24 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की गई है, तो ये डाटा याद रखिएगा। 24 क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में पहचाना गया है, जैसे कोबाल्ट हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स में ही आएंगे। ठीक है, जिनका उत्पादन घरेलू स्तर पर बढ़ाने के लिए ऑनशोर और ऑफशोर दोनों तरह की खोज की जाती है। अब ये ऑनशोर और ऑफशोर क्या है, तो जैसे ये भारत की भूमि हो गई। ठीक है, तो भारत में मान लीजिए मध्य प्रदेश में कुछ मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑनशोर। ठीक है, और ये जो तटीय इलाका है जो समुद्र से लगा हुआ है ये भी ऑनशोर में आएगा। ठीक है, यानी मुख्य रूप से तटीय इलाकों से संबंधित जो खनन हो रहे हैं वो ऑनशोर के अंतर्गत आएंगे। और भारत का जो 9 राज्यों की सीमा है ये समुद्र से लगी हुई है। तो ये जो समुद्र से लगी हुई है, मान लीजिए ये सब समुद्र से लगी हुई है इसकी सीमा। ठीक है, तो इस गहरे समुद्री क्षेत्र में जो भी हम अन्वेषण करते हैं, जो भी खनन करते हैं, वो ऑफशोर के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक, नवंबर 2024 में अंडमान सागर में पॉलीमेटिक नोड्यूल्स के लिए पहली ऑफशोर नीलामी शुरू की गई थी। भारत ने अर्जेंटीना, जाम्बिया जैसे देशों के साथ समझौते किए हैं ताकि विदेशों में भी संसाधनों का विकास हो सके। ठीक है, तो अर्जेंटीना और जाम्बिया जैसे देशों के साथ समझौते किए हैं। अच्छा, अर्जेंटीना से एक फैक्ट आपको बता देते हैं जीके। तो जो दक्षिण अमेरिका है ना, मान लीजिए कि ये जो है दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, तो जो ये अर्जेंटीना है, ठीक है, फिर बोलीविया है और चिली है। यहाँ पर बोलीविया है, ठीक है, और ये चिली है। तो जब मैप देखेंगे तो ये जो है ABC नाम के ये 3 देश हैं। ठीक है, इन्हीं को लिथियम ट्रायंगल के रूप में भी जानते हैं। तो भारत ने अर्जेंटीना के साथ जो है समझौता किया है कि विदेशों में भी संसाधनों का विकास हो सके। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इससे प्रश्न भी आ चुका है लिथियम ट्रायंगल से। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ें। तो माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के विकास के लिए संशोधन विधेयक 2025 के और प्रावधानों की बात करें
तो विधेयक सरकार को खनिज व्यापार एक्सचेंज की सुविधा देने, खनिज डंप्स की अधिकार देता है, बिक्री की अनुमति देने और गहरे खनिजों के उत्खनन को प्रोत्साहित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य है। राष्ट्रीय मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का नाम बदल करके अब राष्ट्रीय मिनरल्स एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट ट्रस्ट कर दिया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट पहले नाम था, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय मिनरल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट ट्रस्ट। तो ये बीच में ट्रस्ट के पहले डेवलपमेंट जोड़ दिया गया है। और रॉयल्टी जो है 2% से बढ़ा करके 3% कर दी गई है। नए खनिजों को मौजूदा लीज में शामिल करने के प्रावधान और क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक मिनरल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था की गई है। लीज क्या है? लीज जो है एक निर्धारित समय के लिए किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य संपादित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, बदले में उसके पैसे लिए जाते हैं। तो जैसे कोई ये लैंड हो गया, ठीक है, इस पर खनन करना है, तो मान लीजिए कि ये 30 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया गया। तो 30 वर्षों के लिए क्या मतलब, ये जो कोई मान लीजिए ए नाम की कंपनी है और ये इस क्षेत्र में खनन कर रही है, तो 30 वर्षों के लिए जब ये लीज पर ले रही है तो इसका मतलब 30 वर्षों तक ए नाम की कंपनी खनन करती रहेगी, बदले में ये गवर्नमेंट को रिवेन्यू देते रहेगी, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो सहरिया जनजाति को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है एससी अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन सी पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, ऑप्शन डी सामान्य श्रेणी। तो यह जो है पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो सहरिया जनजाति राजस्थान की 12 अनुसूचित जनजातियों में से एक है और पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत है। सहरिया को कोलारियन परिवार और भीलों की उपशाखा भी माना जाता है। सेहर, शायर, सावर, सोनार, सहरा आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। भारत की लगभग 7% जनजाति आबादी राजस्थान में रहती है। इसके जनगणना की स्थिति की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मीणा, भील, गरासिया समुदायों के बाद सहरिया राजस्थान के चौथा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। राजस्थान में बारां जिला, विशेष रूप से किशनगंज और शाहबाद तहसीलें सहरिया जनजाति की मुख्य आबादी को आश्रय देती हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के मुरैना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, दतिया, विदिशा और गुना जिलों में भी सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति के प्रमुख परंपरागत कार्य और कौशल की बात करें तो सहरिया समुदाय को शिकार और मछली पकड़ने का विशेष शौक होता है, यानी ये शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। साथ ही साथ यह समुदाय जड़ी बूटियों के ज्ञान के साथ साथ मधुमक्खियों के छत्तों से शहद एकत्र करने में भी निपुण है। इसके अतिरिक्त टोकरी बनाना, रस्सी और झाड़ू बनाना, वनों से लकड़ी काटना आदि इनके परंपरागत या पारंपरिक कार्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मेड इन इंडिया लेबल स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है विदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी केवल निर्यात पर ध्यान देना, ऑप्शन सी भारतीय उत्पादों को एक पहचान, गुणवत्ता और ब्रांड प्रतिष्ठा प्रदान करना, ऑप्शन डी केवल कृषि उत्पादों को प्रमोट करना। तो देखिए ऑप्शन ए तो ऐसे ही छट जाना चाहिए, विदेशी उत्पादों को बढ़ावा हम क्यों देंगे भाई इंडिया लेबल लगा करके। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल निर्यात पर ध्यान देना, तो निर्यात पर ही क्यों ध्यान देंगे, वाणिज्य और व्यापार पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तीसरा डी ऑप्शन कह रहा है केवल कृषि उत्पादों को प्रमोट करना, तो कोई भी देश जो हो सिर्फ कृषि के उत्पादों को प्रमोट करके जो है अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी भारतीय उत्पादों को एक पहचान, गुणवत्ता और ब्रांड प्रतिष्ठा प्रदान करना है।
चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो मेड इन इंडिया लेबल स्कीम की विशेषताओं की बात करें तो मेड इन इंडिया लेबल स्कीम एक नई पहल है जो भारतीय उत्पादों को एक नई पहचान देती है। यह योजना विशेष रूप से उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देने के लिए बनाई गई है। निर्माण क्षेत्र को, ठीक है। इसके तहत ब्रांड की प्रतिष्ठा यानी ब्रांड रेपुटेशन को मजबूत करना, उत्पादों को की सशक्त पहचान करना, आइडेंटिटी, भारतीय उत्पादों की पहुंच को वैश्विक बाजार में बढ़ाना। यह लेबल भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए है। साथ ही इससे विभिन्न देशों में उच्च रेटिंग प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, रूबेला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो रूबेला जो एक देख रहे होंगे किस प्रकार से चकत्तेदार ये लक्षण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी जर्मन खसरा, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी चेचक। तो यह जो है जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो रूबेला एक संक्रामक बीमारी है। इसका कारण RUV वायरस है, रूब वायरस, और यह बीमारी हल्का बुखार, खांसी, गले में खराश, आंखों में लाली यानी पिंक आई और एक लाल गुलाबी चत्तेदार रैश खासकर चेहरे से शुरू होकर शरीर में फैलने वाला बीमारी है। बीमारी व्यक्ति में खांसी, छींक या संक्रमित सतहों से संपर्क में फैलती है। तो यह क्या है? एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है। तो रूबेला क्या है? एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट में आ जाता है। तो ये संक्रामक बीमारी है। प्रेग्नेंट महिलाओं में यह अधिक खतरनाक है क्योंकि यह गर्भस्थ शिशु को संक्रमित कर सकती है और उसे कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है। तो जब कोई प्रेग्नेंट महिला इससे संक्रमित होती है, जब बच्चे को यह संक्रमित करती है तो इसे कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। CRS के कारण नवजात शिशु में सुनने और देखने की क्षमता में कमी होती है। हृदय दोष, त्वचा, मस्तिष्क और अन्य अंगों की समस्याएं हो सकती है, ठीक है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमित पानी से फैलता है, ठीक है। और ये जो रूबेला वायरस है ये किससे फैलता है? तो ये संक्रामक बीमारी है। व्यक्ति के छूने से भी जो है, संपर्क में आने से भी ये फैलता है। रूबेला और खसरा दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। हालांकि दोनों में रैशेस आते हैं। अमेरिका में 2004 में रूबेला का अंत हो गया था, लेकिन यह अब भी एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में अधिक आम है। लगभग 50% रोगियों को कोई लक्षण नहीं होते हैं, फिर भी वे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। रैश आने से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद तक संक्रमण बना रहता है। संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों सभी को रूबेला हो सकता है। मुख्य लक्षण की बात करें तो गुलाबी लाल रंग का चकत्तेदार रैश आना, हल्का बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सिर दर्द, आंखों में जलन या लालिमा जिसे हम पिंक आई भी कहते हैं, साथ ही साथ जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, थकावट या अस्वस्थ महसूस होना, मलैज जिसे बोलते हैं, ये सब प्रमुख लक्षण हैं। इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? तो बचाव जो है, टीकाकरण ही रूबेला से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। यह टीका बच्चों और महिलाओं को खासकर गर्भावस्था से पहले दिया जाता है। रोग की पहचान कैसे की जाती है? तो डॉक्टर लक्षणों के आधार पर पहचान करते हैं। पुष्टि के लिए ब्लड टेस्ट या वायरस टेस्टिंग की जा सकती है। उपचार की बात करें, ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो इस वायरस का कोई विशेष इलाज नहीं है। उपचार लक्षणों के अनुसार किया जाता है, जैसे बुखार कम करना, आराम देना आदि, ये सब इसमें किया जाता है। रूबेला के साथ जीना यानी लिविंग विथ रूबेला, रोगी को कम से कम 1 सप्ताह तक दूसरों से अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर अगर किसी के संपर्क में आता है रोगी, तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे भी रूबेला होने का खतरा हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भ्रूण को गंभीर खतरा होता है और भ्रूण
में जब ये खतरा होता है तो उसे हम कौन सा बीमारी कहते हैं? उसे हम कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं, यानी CRS, कॉन्जेनिटल रूबेला। ठीक है, तो ये भ्रूण को खतरा पैदा करता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे और इस डेली करंट अफेयर को पर डे आप कर रहे होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, साथ ही साथ जो है अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,